हेलो स्टूडेंट। तो देखो बेटा, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और बहुत आसान सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको आप बोलते हो ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये बेटा जो मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा है वो किसकी बात हो रही है? डी ब्लॉक की। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर आप बोल सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पार्ट में एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम लोग लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के बारे में बात करेंगे। बहुत आसान है बेटा, और बस आप ध्यान देना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या इनको आप क्या बोलते हो? आप ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बेटा कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आओ भैया स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो देखो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले आता है अपने पास 3D सीरीज। 3D सीरीज, ठीक है। आगे एक और आता है बेटा अपने पास 4D सीरीज, फिर एक और है अपने पास 5D सीरीज। ठीक है, बात को समझो। तो भाई 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, सारे एलिमेंट लिखना स्टार्ट करें। चलो भाई साथ साथ में लिखते रहो। कंप्लीट कर लिया बेटा। ठीक है, यहां पर देखो भाई अपने पास जो, ठीक है बेटा कंप्लीट कर लिया। ओके, आयरन के बाद फिर कोबाल्ट, सॉरी यहां पे देखो बेटा। चलो भाई यहां पे देखो बेटा 3D सीरीज में इसकी बात करें, देखो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, ठीक है, मैग्नीज है, ठीक है। आगे बेटा आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कापर है और जिंक है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट है। आओ भाई देखो स्टार्ट करते हैं 3D सीरीज में। इसको याद कैसे करोगे बेटा? हम बता चुके हैं आपको पीरियोडिक टेबल में, एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, देखो बड़ा आसान सा ट्रिक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखो सोचो तो याना, बस समझना बेटा, सोचो तो याना लगती जबरदस्त है। ध्यान देना, सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले मन तरस रे, मोहब्बत वाले मन तरस रे, फिर रूठे ओ सनम को रहे इंतज़ार, निकल पड़े पटाने को आज और जिंदगी कद्दू हो गई। समझ पा रहे हो? ठीक है, बात समझो बेटा, कैसे याद करोगे? लास्ट टाइम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले मन तरस रे, फिर रूठे ओ सनम को रहे इंतज़ार, निकल पड़े पटाने को आज और जिंदगी कद्दू हो गई। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 30 एलिमेंट जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिनको आप क्या बोलते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो बेटा। ठीक, आप के मन में एक सवाल आया होगा, वैसे इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट इन्हें क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं, जैसे जो ये अपना डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, यहाँ जो आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, इससे पहले क्या हम लोग एल्कली मेटल और एल्कलाइंस अर्थ मेटल पढ़ते हैं, जिनको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं।
इसके बाद फिर हम लोग यहाँ, इसके बाद बेटा क्या हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं, जिसमें बोरान फैमिली पढ़ते हैं, कार्बन फैमिली पढ़ते हैं, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ते हैं, हेलोजन फैमिली, सारी फैमिलीज को वहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर जो अपने पास एल्कली मेटल होता है, डी ब्लॉक से पहले जो एल्कली मेटल होते हैं उसमें सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। लेकिन जब हम लोग पी ब्लॉक में जाते हैं, एस ब्लॉक में सारे क्या होते हैं बेटा, एल्कली और एल्कलाइंस अर्थ, एल्कली मेटल और एल्कलाइंस अर्थ मेटल होते हैं। ये दोनों किस में आते हैं, एस ब्लॉक में, ठीक है। तो इधर सारे होते हैं मेटल। लेकिन जब हम लोग पी ब्लॉक में जाते हैं, क्या वहां पे हम लोग को मेटल भी मिलते हैं, मेटलॉइड भी मिलते हैं और नॉन मेटल्स भी मिलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जब हम लोग एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक जाते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन होता है। समझ पा रहे हो बेटा, इधर मेटल थे उधर नॉन मेटल, मेटलॉइड्स मिल गए, तो प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन होता है। तो इस वजह से ये बीच में जो एलिमेंट होते हैं इनको आप क्या नाम देते हो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कर सकते हो, एक 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज में, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं बेटा इनके एटॉमिक नंबर का। तो देखो भाई स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 21। कितना होता है, 21। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 22। मैं ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अच्छा यहीं पे लिख दे रहा हूं। चलो स्कैंडियम कितना होता है बेटा, 21। ये कितना होता है, 22। ये कितना होता है, 23। ये कितना होता है, 24। फिर आगे 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। ये क्या होते हैं इनके एटॉमिक नंबर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 1 से 30 तक तो याद ही होगा बेटा, 1 से 30 तक। तो स्कैंडियम होता है 21, फिर 22, 23 आगे बढ़ाते चले जाओ। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे एट्रियम की, हम लोग वाई की बात करते हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या करो आप, 18 ऐड करो। कितना ऐड करना है, 18 ऐड करो। बहुत सिंपल है, देखो 8 एंड 1 हो गया यहाँ पे 9, 2 एंड 1 3, कितना हो गया बेटा, 39। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। मैंने ट्रिक सिखाई थी ना, वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 18 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 39। अब देखो बेटा 39, ये कितना हो जाएगा, 40। ये कितना हो जाएगा, 41। ये इसका एटॉमिक नंबर 42, इसका 43, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 43। इसका कितना होगा, 45। इसका होगा 46। इसका होगा 47। इसका होगा 48 और इसका होगा बेटा 49। बोलो इतनी बात समझ रहे हो आप, ठीक है। अब बात को समझो। अब आगे हम लोग इसकी बात करते हैं लेंथेनाइड सीरीज। क्या यहाँ पे लेंथनम आ रहा है, ठीक है। आगे देखो भैया, इसमें भी आप क्या ऐड कर दो बेटा, 18 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दोगे, 18 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ऐड करो, 9, 8, 17, क्या 17 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 एंड 1 4, बेटा 1 और ऐड कर लिया, क्या 57, ठीक। अब अगर आपने यहाँ पे ऐसे कर दिया बेटा 58, 59 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। आप थोड़ा सा याद करो, देखो क्या यहाँ पर मैंने स्टार बना दिया है लेंथनम पर, देखो LA पर क्या बनाया बेटा, स्टार बना दिया। आप पीरियोडिक टेबल में भी देखते हो, मैंने ये चीज़ सिखाई है बेटा। LA के बाद 57 के बाद बताओ बेटा, यहाँ पर क्या 57 के बाद 71 तक, बात समझना, 57 के बाद मतलब 58 to 71, क्या अपने पास यहाँ बीच में 14 F ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 71 तक क्या जाते हैं बेटा, F ब्लॉक एलिमेंट, जिस सीरीज को आप क्या नाम देते हो, लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। अब बात को समझो, यहाँ पर 57 के बाद 58, 59 कहाँ तक जाते हैं बेटा, 71 तक, ठीक। अब 71 के बाद फिर क्या आता है, हॉफनियम, ठीक है। फिर क्या आता है, हॉफनियम। तो बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा, 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, Hg का एटॉमिक नंबर 80। बोलो इतनी बात समझ में आ रहा है। ये नहीं बेटा कि हमने ऊपर लिख लिया तो एटॉमिक मासेस हो गए, नहीं, अभी एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मैंने 21 से स्टार्ट करा, 30 तक गए, ऐड करा बेटा 18,
तो अपने पास Y का एटॉमिक नंबर आ गया 39, फिर 40 41 करते चले गए। आगे देखो, फिर यहाँ पर 18 ऐड करा तो 57 आया। तो लेंथनम के बाद, बात को समझना, लेंथनम के बाद 57 के बाद 58 टू 71 कितने 14F ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। कितने आते हैं बेटा 14F ब्लॉक एलिमेंट। तो उनके बाद 71 के बाद फिर कौन स्टार्ट होता है 72, 73, 74 और लास्ट में कहा जाते हैं हम लोग 80 तक। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने सिखा दिया बेटा, इसका एटॉमिक नंबर सिखा दिया। आप इसको कॉपी कर लो एक बार। कॉपी कर लिया बेटा। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहां से, स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा अपने पास 3d1 4s2। ठीक है, बात समझना बेटा, 3d1 4s2। अब बात समझो भाई, ये 3d1 4s2 क्यों लिखा बेटा? आप बताओ कौन सा, क्या 3d सीरीज है? लेकिन भाई ये जो पीरियड है बेटा, क्या अपना पास फोर्थ पीरियड है? समझ पा रहे हो? ठीक भाई, सीरीज तो अपने पास 3d है, लेकिन कौन सा है? फोर्थ पीरियड एलिमेंट। समझ पा रहे हो? ठीक, चलो भाई, तो ये हो गया 3d1 4s2। अब आगे बढ़ाते चले जाओ, क्या होगा बेटा 3d2 4s2। ठीक है, आगे 3d3 एंड 4s2। यहाँ पे बेटा 3d4 4s2 ये होना चाहिए। बात समझो, क्या अपने पास जो क्रोमियम है, ठीक है, और जो कॉपर है, क्या ये दोनों एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं? बोलो इतनी बात तो आप समझते हो। तो बेटा देखो 3d3 4s2 ऐसे करा, इसका कितना होना चाहिए 3d4 4s2। ठीक, लेकिन होता क्या है 4s1 होता है, 4s1, और यहां क्या होगा बेटा 3d5। क्या होगा 3d5 4s1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? एक्सेप्शनल है। ठीक, आओ भाई आगे बात करो। ये सारी चीजें बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखो, यहां पे देखो Mn की बात करें तो यहां पर क्या होगा बेटा 3d5 एंड 4s2। आगे देखो बेटा इसका कितना होगा 3d6 4s2। यहां पे देखो बेटा 3d7 4s2। यहां देखो निकल की बात करें तो 3d8 4s2। अब देखो कॉपर का होना कितना चाहिए? होना चाहिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल है। तो क्या होता है बेटा 4s1, और ये कितना हो जाएगा 3d10, और जिंक का लास्ट में कितना आ जाएगा 3d10 एंड 4s2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या आ जाएगा 3d10 4s2। ठीक है, तो ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा 30 तक आप याद करो, बाकी वैसे मैं पीरियोडिक टेबल में आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, चलो भाई हमने बेटा इसको याद करने का तरीका बताया, एटॉमिक नंबर निकालना बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा दिया। इस पर ध्यान रखना, क्रोमियम पर, ठीक है, Cr पर और कॉपर पर। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखना, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं? एक्सेप्शनल है। चलो इतनी चीजें क्लियर है? ठीक, चलो भाई इतनी चीजें क्लियर है तो आगे बेटा इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे याद रखनी। जैसे मैं बात करूंगा एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज की। ठीक है, देखो बेटा हम 3D सीरीज का बता दे रहे हैं, वही चीज 4D में भी लागू होगा, वही चीज 5D में भी। समझ पा रहे हो? तो चलो भाई 3D सीरीज की बात करते हैं। तो बेटा क्या है अपने पास, एक बार फिर से मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, बात समझना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बेटा एटॉमिक नंबर सारी चीजें आपको पता है, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर। ठीक है, होता क्या है भाई, वैसे नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है कि भाई ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो साइज बढ़ता है, जब बेटा हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें देखो कुछ वेरिएशन है बेटा। तो इसमें क्या होता है, जब 1 2 3 4 5, जब हम लोग स्कैंडियम से लेकर के यहाँ पर मैग्नीज तक, ठीक है, बात समझना बेटा, जब हम लोग स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक जाते हैं तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है। नॉर्मल ट्रेंड मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज।
साइज क्या होता है, डिक्रीज। Mn तक क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। अब बात समझना, Fe, कोबाल्ट और निकिल, इनकी बात करते हैं। जब हम लोग Fe, कोबाल्ट और निकिल की बात करते हैं तो इन तीनों की साइज अप्रॉक्सीमेट क्या होती है बेटा, सेम होती है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉपर टू जिंक जाते हैं, जब कॉपर टू जिंक जाते हैं तो फिर क्या होता है बेटा, साइज बढ़ने लगती है। अब आप सोच रहे होगे कैसे, ये चीज समझ में नहीं आया कुछ, बात को समझो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और यहाँ पर मैग्नीज तक, यहाँ पर आप बेटा जाओगे तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा। आगे बढ़ने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर जब हम लोग Fe से लेकर के Ni तक जाते हैं तो यहाँ तक साइज क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है। फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं कॉपर से जिंक के बीच में तो फिर क्या होता है, साइज बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, आओ पहले रीजन समझते हैं, बात को समझो बेटा। स्कैंडियम टू टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और यहाँ पर मैग्नीज तक जब जाते हैं, बात समझना। देखो ये है अपने पास न्यूक्लियस, ये है अपने पास न्यूक्लियस, और ये है बेटा अपने पास 3D सेल, और ये है अपने पास 4S सेल। बात को समझना, ये है अपने पास 3D सेल और ये है अपने पास 4S सेल। बताओ क्या स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 21? क्या 21 है? इतना एग्री करते हो? ठीक है भाई 21 है। फिर आगे बढ़ोगे बेटा 22, 23, 24, 25, बात समझना, ठीक। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बेटा? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं? बोलो भाई, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बेटा तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। बोलो इतनी बात समझते हो? ठीक है भाई, यहाँ पे जैसे आप बढ़ोगे, यहाँ देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3D1 4S2। तो 3D में, S में तो फिक्स है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। D में स्कैंडियम में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर जब टाइटेनियम गए तो कितना हो जाएगा बेटा D में, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे बढ़ोगे वेनेडियम में गए तो कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे बढ़ोगे बेटा क्रोमियम में, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ पा रहे हो? ऐसे जब आप Mn तक जाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे? न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब Z इफेक्टिव, भाई प्रोटॉन पॉजिटिव होता ही है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बेटा न्यूक्लियस में क्या बढ़ेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इसका Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा, बात समझना, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो यहां है, खींच करके इधर आ रहा है, न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है बेटा, तो बताओ साइज क्या छोटी हो जाएगी? बोलो इतनी बात समझ रहे हो? तो इस वजह से स्कैंडियम से लेकर के Mn तक क्या होता है बेटा, साइज डिक्रीज होती है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई अब दिक्कत कहां आती है बेटा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनकी साइज क्यों बराबर हो जाती है? बात को समझना, इनकी साइज क्यों इक्वल हो जाती है? आओ देखो भाई, अब देखो बेटा आगे और बढ़े, आयरन पर गए, कोबाल्ट पर गए, निकल पर गए, आगे और बढ़ते गए, क्या एटॉमिक नंबर और बढ़ा? एटॉमिक नंबर और बढ़ेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और बढ़ेंगे। समझ पा रहे हो? यहां पर प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। बात समझना, यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहां पे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। अब बताओ क्या मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ाया है? याद है? बताओ बेटा क्या पढ़ाया है, शिल्डिंग इफेक्ट। तो वही चीज है यहां पर। बताओ बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी हो गए और यहां बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो अब जब ये Z इफेक्टिव यहां बढ़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बात समझना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिससे साइज को कम करेगा। समझ पा रहे हो? अब बताओ यहां बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे? बताओ बेटा, ठीक है, क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्सेस। तो जब इसको रिपेल करेंगे तो इसके बेसिस पे इसका साइज बढ़ेगा, और ये Z इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो Z इफेक्टिव एक फैक्टर क्या कर रहा है, एक फैक्टर कर रहा है इसके साइज को डिक्रीज, और ये रिपल्सन एक फैक्टर इसके साइज को क्या कर रहा है,
इंक्रीज, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे। तो इस वजह से FeCO और Ni की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर साइज अप्रोक्सीमेट क्या होती है, सेम होती है। बोलो इतनी चीजें क्लियर है, पक्का, ठीक। चलो भाई, अब ये आगे क्यों बढ़ता है, जब हम लोग कॉपर टू जिंक जाते हैं, कॉपर जिंक, आगे इसकी साइज क्यों बढ़ने लगती है उसकी बात करते हैं। अब देखो बेटा, आगे जब आप कॉपर टू जिंक जाते हो, कॉपर टू जिंक जाते हो, बात समझना, ठीक है। जब कॉपर टू जिंक जाओगे, क्या एटॉमिक नंबर और बढ़ गया, एटॉमिक नंबर और बढ़ गया, तो यहां पर बेटा बात समझना, यहां पर क्या हुआ भाई, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो आप सोच रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, साइज कम होना चाहिए। अब बात समझो, क्या जब हम लोग कॉपर टू जिंक जाते हैं, यहां पे देखना बेटा, कॉपर टू जिंक, जब भैया हम लोग, देखो भाई, जब हम लोग कॉपर टू जिंक जाते हैं बेटा, कॉपर टू जिंक जाते हैं, बात समझना, जब कॉपर टू जिंक जाएंगे, क्या बताओ, एटॉमिक नंबर और बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। तो बेटा यहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, लेकिन अब यहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए हैं, बात समझना, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहां पर बेटा जेड इफेक्टिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तो खींचेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो यहां बहुत ढेर सारे हो गए हैं, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को सील्ड करेंगे, समझ पा रहे हो। तो बेटा न्यूक्लियस, ये जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना हाईली फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से साइज बढ़ने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे सर Mn और Fe के बीच में क्या, सेम चीज यार, Mn Fe के बीच में क्या होगा बेटा, साइज यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ तक इक्वल है, फिर आगे बढ़ रही है तो यहाँ से बढ़ेगी। बोलो इतनी बात समझते हो, ठीक है बेटा। ये चीज हुआ जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। एक बार फिर से, लास्ट टाइम मैं फिर से समझाना चाहूंगा, जब हम लोग Sc से Mn तक जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है बेटा, जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, बात समझना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा न्यूक्लियस, ठीक है। तो बेटा इस वजह से साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बात करते हैं Fe कोबाल्ट निकल, तो यहां आगे जाओगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा होने की वजह से बेटा ये क्या करते हैं, इसको सील्ड करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ बाहरी इलेक्ट्रॉन को आने से। तो इस वजह से एक साइज को कम करना चाहता है, इसको रिपल करके बाहर भेज करके साइज बढ़ाना चाहता है, तो एक कम करता है, एक बढ़ाता है। इस वजह से क्या होते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं, साइज अप्रॉक्सीमेट क्या होती है, सेम होती है। आगे देखो बेटा, जब कॉपर टू जिंक आगे और बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और ज्यादा हो जाते हैं तो इसको और अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, सील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा लगने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ नहीं आ पाता, इस वजह से साइज इसकी बढ़ने लगती है। यहाँ पे रिपल्सन फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं तो साइज और बढ़ने लगती है। बोलो इतनी चीज समझ रहे हो, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया बेटा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, बात को समझना, जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो फिर साइज में क्या वेरिएशन होगा, आओ उसकी बात करते हैं। जब हम लोग बेटा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो फिर क्या होगा, आओ देखो बात करते हैं। देखो भाई, सीखना, इसमें तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक, कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ता है। चलो भाई बढ़ता है, लेकिन 57 के बाद क्या 58 से लेकर के 71 तक अपने पास F ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। आओ बेटा, तो यहां पर क्या चीज हमें देखनी है, क्या चीज सीखनी है, आओ देखो, बहुत आसान है। ऊपर से नीचे की तरफ गए, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ गए बेटा, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। जब जेडार, जर्कोनियम टू हॉफनियम जब जाते हैं हम लोग, तो यहां पर साइज अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, अप्रॉक्सीमेट सेम होता है। ऐसा क्यों भाई, यहां से यहां तक तो साइज बढ़ती है, यहां से यहां साइज सेम क्यों होती है, बात समझना बेटा। जब हम लोग Zr टू HF जाते हैं, क्या बीच में मुझे 14 लेंथेनाइड एलिमेंट मिलेंगे, बताओ भाई,
मिलेंगे, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और आपको मैं बता चुका हूं कि जो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग एस, पी, डी और एफ की क्या होती है बेटा, स्क्रीनिंग बहुत पुअर होती है। और एफ की स्क्रीनिंग पुअर होती है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है, समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है, तो जिसकी वजह से साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब बात समझो, यहां पे देखो बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ गए, साइज बढ़ा। जब Zr टू HF जाते हो, जर्कोनियम टू हाफनियम जाते हो, तो सबसे पहले तो एक नया सेल ऐड हुआ, एक नया सेल ऐड हुआ, तो एक नया सेल ऐड होने की वजह से इसकी साइज बढ़नी चाहिए, इसकी साइज बढ़नी चाहिए बेटा। लेकिन जब हम लोग Zr टू HF जाते हैं, क्या मुझे F ब्लॉक एलिमेंट मिलते हैं? तो वहां पर बताओ F ब्लॉक एलिमेंट मिलते हैं, और F ब्लॉक जो होते हैं, F जो यहाँ पे F ऑर्बिटल होता है या F सबसेल होता है बेटा, उसकी स्क्रीनिंग क्या होती है, पुअर होती है। जैसे ये हो गया है यहाँ पे F सबसेल जैसे मान लेते हैं, ठीक है, इसकी स्क्रीनिंग क्या है, पुअर है। तो यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये स्क्रीनिंग इसकी पुअर है, तो बेटा ये इसको रोक पाएगा नहीं। एफ में जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग क्या है, पुअर है, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहां पर जो एफ ऑर्बिटल होने की वजह से यहां पर इसकी साइज कम होनी चाहिए, लेकिन जब एक नया सेल ऐड कर रहे हो तो उसकी वजह से साइज बढ़नी चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं और इनकी साइज अप्रॉक्सीमेट सेम होती है। बोलो इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से, स्कैंडियम टू Mn तक क्या होता है बेटा, साइज डिक्रीज होती है, फिर आगे कांस्टेंट होता है, लगभग बराबर होता है, फिर आगे साइज बढ़ने लगती है। यहां पर देखो, इसमें बेटा इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, यहां की बात करते हैं टाइटेनियम से, ठीक है। यहां से यहां जाते हैं तो साइज बढ़ती है, लेकिन फिर आगे बेटा Zr टू हाफनियम जाते हैं तो साइज अप्रॉक्सीमेट सेम होती है। मैंने पूरा रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने सिखा दिया आपको कि साइज कैसे कंपेयर करते हो बेटा। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सिखा दिए। आओ देखो भैया, डी ब्लॉक एलिमेंट को याद करना मैंने सिखा दिया, ठीक है, और उसके एटॉमिक नंबर निकालना सिखा दिया। आओ और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, तो देखो मैंने फिर से यहाँ पे लिख रखा है डी ब्लॉक एलिमेंट, तो मैं दोबारा फिर से खुद नहीं ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे देखो भैया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझना, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, बड़ा आसान है। आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। मतलब बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जेड इफेक्टिव है वो जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, या फिर साइज जितना कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, ठीक है। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हमें कंपेयर करना है इसका कॉपर, Ag और Au, इसकी बात करते हैं। चलो आओ सीखते हैं। अपने पास है कॉपर, फिर अपने पास Ag और फिर अपने पास Au। आप मुझे खुद बताओगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बताओ बेटा, जब हम लोग कॉपर से Ag के पास जाते हैं, कॉपर टू Ag जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, क्या साइज बढ़ता है? अभी सिखाया, ठीक है, साइज बढ़ता है। अब बताओ, जब साइज बढ़ेगा 1/, है बेटा, साइज बढ़ेगा, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी? इतनी बात समझ रहे हो? तो कॉपर टू Ag जाते हो तो साइज, कॉपर टू Ag जाते हो तो साइज बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? कम होगी। इतनी चीज आप समझ रहे हो, ठीक है। चलो भाई, जब Ag टू Au जाते हो, Ag टू Au जाते हो तो साइज अप्रॉक्सीमेट सेम होती है। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ Ag टू Au जब जाते हो तो साइज अप्रॉक्सीमेट क्या होती है बेटा? सेम होती है। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब भाई यहाँ पे जब साइज सेम होती है तो आप सोचोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी सेम होगी। अरे नहीं मेरे भाई, यहाँ पे देखो बेटा, क्या जेड इफेक्टिव भी देखेंगे हम लोग? बताओ,
ये नहीं कि साइज सेम तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेम। फिर क्या देखोगे बेटा, जेड इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। तो जब Ag टू Au जाते हो क्या जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और बेटा जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा क्या आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, तो इसको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, जैसे आपके एग्जाम में आ गया तो कैसे अरेंज करोगे। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी Au की, उसके बाद फिर किसकी होगी बेटा, कॉपर की, और फिर सबसे कम किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, Ag की। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप याद रखना, और मैं आपसे चाहता हूं कि इसका ऑर्डर आप मुझे बता दो। ठीक है, Zn, कैडमियम, Hg। ठीक है, चलो अपने पास जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, Hg है। बात को समझना बेटा। ठीक है, इसमें अगर मैं ऑर्डर पूछूं आपसे, ठीक बताओ, क्या ऊपर से नीचे जिंक टू कॉपर जाओगे, साइज बढ़ेगा, साइज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी Zn टू कैडमियम जब जा रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ साइज बढ़ेगा, तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। फिर आगे देखो, साइज अप्रॉक्सीमेट सेम, जब साइज सेम है तो फिर क्या देखोगे, जेड इफेक्टिव, और जब कैडमियम टू मरकरी जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा बेटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड इफेक्टिव के। ऑर्डर में अरेंज कर लो तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, Hg की होगी, फिर किसकी होगी बेटा, जिंक की होगी, और फिर किसकी होगी, कैडमियम की होगी। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Au की, फिर कॉपर की, फिर Ag की, Au कॉपर Ag, फिर Hg Zn कैडमियम। क्लियर। आओ भाई, और एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कि डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। बात को समझना बेटा, जो डी ब्लॉक मेटल होते हैं सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इनका कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, +1 भी शो कर सकते हैं, +2 भी शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे सारे नहीं याद रखने हैं, जो मोस्ट कॉमन है वही याद रखने हैं। जैसे लेकिन मैं निकालना आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आप निकालते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया बेटा, क्या होता है 3d1 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d1 4s2, ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2। ऐसा हो सकता है। यहाँ कितने हैं, 1 है, तो कितना हो सकता है, ऐसे कर लो, 1 है बेटा तो 1 दे सकता है, +1, 2 है तो क्या हो सकता है, +2। अब ये इसका 2 और इसका 1 दोनों एक साथ दे सकते हैं तो +3, तो इसके कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, +1, +2 एंड +3। इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, चलो भाई, इसकी बात अगर हम करें 3d2 और 4s2 की बात करें, 3d2 4s2, आओ सबसे पहले तो +2 की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो कितना हो सकता है, इसका 2 था, एक और ले लिया, +3 हो सकता है। अगर अपने दोनों दे दिए तो बेटा +4 हो सकता है। समझ पा रहे हो, सेम चीज यहाँ +2 है तो +2 पहले लिख लो, इसका एक इलेक्ट्रॉन और ले लो तो +3 हो सकता है, एक और ले लो बेटा तो +4 हो सकता है, सारे ले लो तो +5 हो सकता है। क्या इसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। यहाँ पे देखो क्रोमियम की बात करें, 1 है बेटा तो कितना हो जाएगा, +1 होगा या नहीं। ठीक है, +1, इसका एक और ले लो तो कितना हो सकता है, +2 हो सकता है। फिर एक और ले लो बेटा, कितना हो सकता है, +3 हो सकता है। एक और ले लो बेटा तो कितना हो सकता है, +4 हो सकता है। ठीक है, एक और ले लो तो कितना हो सकता है, +5 हो सकता है ना, कर सकते हो। ठीक है, अगर सारे ही ले लो तो कितना हो सकता है, +6 हो सकता है। लेकिन आपको बेटा सारे याद नहीं रखने हैं। ठीक है, क्या याद रखना है, मोस्ट कॉमन एक +6 याद रखना है, एक कितना याद रखना है, +3 याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्या याद रखना है, एक +3 याद रखना है और एक +5 याद रखना है। सेम चीज़ यहाँ पर भी मैंने लिख रखी है बेटा, इन सब में बस केवल मैंने मोस्ट कॉमन लिख रखी है, सारे नहीं लिखे हैं। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, अगर कर सको तो ठीक है, अदरवाइज आपको निकालना तो आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आओ आगे बढ़ते हैं। इस डी ब्लॉक में देखो कुछ चीज़ें और आपको सीखनी है। देखो भाई, बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने बताया था बेटा प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन होता है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया गया तो आप गलती कर सकते हो। और देखो भाई, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो देखो, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट इन विच D subcell
is incompletely filled in their ground state or in their common oxidation state। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि ये भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं, इन विच द डी सबसेल इज अनकम्प्लीटली फिल्ड, जिसमें डी सबसेल जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे डी सबसेल जो है वो क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड इन देयर ग्राउंड स्टेट, चाहे ग्राउंड स्टेट की बात कर लें या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें, चाहे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो या ग्राउंड स्टेट की बात करो, सब में क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट होता है। देखो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक, बहुत आसान है। जिंदगी कद्दू हो गई, ऐसे याद कर सकते हो। देखो बेटा, जिंदगी कद्दू हो गई आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको छोड़ दो, जिंदगी कद्दू हो गई, इनको छोड़ दो, बाकी जितने एलिमेंट हैं डी ब्लॉक में सारे क्या हैं, अपने ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका मतलब मैं यहां से एक लाइन बोल सकता हूं बेटा, देखो कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर सॉरी ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, यहां पे ध्यान देना, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन बेटा सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। जैसे देखो, जिंदगी कद्दू हो गई, समझ पा रहे हो, जेडन, कैडमियम, मरकरी, ये क्या है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन क्या ये भी हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं? तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होंगे बेटा, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। क्लियर? आओ देखो भैया, अगला मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये चीज मैं बेटा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यहां पे देखो, मैग्नेटिक मोमेंट अगर मुझे निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बी एम। बी एम क्या है बेटा, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। क्या बोलते हो, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बी एम बोहर्स मैग्नेट्रॉन। अब बात को समझो बेटा, इसके लिए अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है कॉपर प्लस के लिए, तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉपर का होता है 3d10 4s1। ये किसका होता है, Cu प्लस का नहीं बेटा, किसका होता है, कॉपर का। तो कॉपर का होता है भाई कितना होता है, 29 होता है कॉपर। ठीक है, 29। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है ना बेटा, तो 3d10 4s1 ये होगा। अब बात समझो, क्या प्लस है, तो प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन फेंक दो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से फेंक दिया, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 0। एस का कोई मतलब ही नहीं रहा। यहां देखो, अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने हो गए बेटा, 5 ऑर्बिटल। सारे फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या सारे फुलफिल्ड हैं? यहां पर जो n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब कोई अनपेयर्ड नहीं है तो बताओ बेटा, अनपेयर्ड होते थे तो पैरामैग्नेटिक, और जब पेयर्ड होते थे तो क्या होते थे, डायामैग्नेटिक। समझ पा रहे हो? ठीक, तो यहाँ अनपेयर्ड है तो क्या हो जाएंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। समझ पा रहे हो? आओ देखो भैया, इसकी बात करें, कॉपर के ऊपर 2+, यहाँ पे देखो 2+, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s1। बात समझना, 3d10 4s1। अब है अपने पास +2, तो +2 दो इलेक्ट्रॉन फेंको, एक यहां से और एक यहां से। समझ पा रहे हो, एक s से और एक d से, तो कितना बचेगा, 3d9। चलो भाई, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, हाँ वेरी गुड, 5 ऑर्बिटल बना लो, 1 2 3 4 5, और 9 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बताओ बेटा यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ से आप n की वैल्यू रख करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। ठीक, आओ भाई जिंक की बात करते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 30। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा, 3d10 4s2, यही तो होगा। क्या होगा, 3d10 4s2, ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। +2 है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दो, बाहर निकाल दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मैंने निकाल दिए s से, तो क्या बचा 3d10। अब बात समझना, 3d10 तो 1 2 3 4 5, भाई डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 बना लिए। 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई n पेयर्ड बचा नहीं बचा, तो यहां पर भी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, आओ भाई कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर होता है 27। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d7 4s2, यही तो होगा 3d7 4s2, समझ पा रहे हो। बताओ +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालने हैं, तो देखो 2 तो s का निकाल दिया और 1 d का निकाल दिया, बात समझना, 2s का निकाल दिया और 1 यहां से निकाल दिया, तो +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन फेंक देना है, तो 2 यहां से 1 यहां से, तो बेटा यहां 1 से निकलेगा तो क्या बचेगा, 3d6, और ये पूरा गायब हो गया। तो 3d6, डी में कितने ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 5, क्या 5 ऑर्बिटल बना लिए। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6, बताओ कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, 4। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो बताओ क्या सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसका आएगा, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा बेटा, मैं ऑर्डर लिखूँ तो CO के ऊपर +3 इसका आ जाएगा। उसके बाद फिर किसका आ जाएगा, N=1, कॉपर के ऊपर 2+, कॉपर के ऊपर +2 इसका आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। फिर बेटा कॉपर प्लस और Zn के ऊपर 2+, इन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉपर प्लस और Zn के ऊपर 2+। ठीक है, क्योंकि दोनों ही के ही क्या आ रहे हैं बेटा, 0 आ रहे हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। चलो भाई आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान देना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले मैं आपको बता दूं, जैसे जो डी ब्लॉक मेटल होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट बोल लो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जब वो आयन बनाते हैं या कोई कंपाउंड बनाते हैं या किसी के साथ जुड़ते हैं बेटा, अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है या हायर बोल लो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ज़्यादा चांस है, ज़्यादा क्या मैक्सिमम टाइम चांस है कि वो या तो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा या तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा। बात समझना, कोई भी एलिमेंट है डी ब्लॉक का, कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो चांस क्या है कि वो या तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा या फिर फ्लोरीन से जुड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, ध्यान देना, यहां पे देखो क्या लिखा गया, वही पॉइंट जो मैंने आपको समझाया। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट is found in their compound. Higher oxidation state of transition element is found in their compound with oxygen and fluorine. किसके साथ बेटा मिलेंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे या फिर फ्लोरीन के साथ मिलेंगे। आगे देखो, ओनली ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा होती है। वही चीज़ मैं लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे या डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ज़्यादा चांस है कि वो किसके साथ जुड़े होंगे, या तो ऑक्सीजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। और ऑक्सीजन फ्लोरीन में अगर कंपेयर करा जाए तो बेटा ज़्यादा चांस है ऑक्सीजन के साथ जुड़े हों। जानते हो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब वो जुड़ेंगे ना तो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। कभी आपने देखा है कि फ्लोरीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, नहीं देखा है ना। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं। ठीक है, तो बेटा जब भी फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कंपटीशन होगा तो ज्यादा चांस क्या है कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहे। ठीक है, तो देखो अगला पॉइंट, ऑक्सीजन हैज अ ग्रेटर एबिलिटी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ज्यादा एबिलिटी कौन रखता है बेटा, कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल के साथ जुड़ने के लिए, कौन, ऑक्सीजन। क्यों,
एज कंपेयर टू फ्लोरीन, फ्लोरीन से। क्यों? ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या होती है ऑक्सीजन की, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। ठीक, चलो मैं आपको अपने लैंग्वेज में ये चीज़ समझा दे रहा हूँ सारी चीज़ें एक बार फिर से अपने लिए बेटा, कि अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट है तो वो अगर अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो या तो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा या फिर फ्लोरीन से जुड़ा होगा। और ऑक्सीजन फ्लोरीन की बात होगी तो ज़्यादा चांस है किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ठीक, और फ्लोरीन के साथ क्यों जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ? क्योंकि बेटा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो भाई आगे देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर देखो बेटा, Mn की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 है, 4 2 हो गया -8, माइनस है तो +7 यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखो भैया, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ क्रोमियम की बात करें तो इसे निकाल लो, 2x, ऑक्सीजन का होता है -2, तो कितना हो गया, -14 इज इक्वल टू चार्ज, -2 14 उधर गया 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +6। यहाँ पर कितना आ गया, +6। देखो सब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और किसके साथ जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर है बेटा? ठीक, चलो भाई अगर आप Mn के साथ जोड़ना चाहो, ठीक है, जैसे फ्लोरीन के साथ जोड़ना चाहो तो मैं जोड़ दे रहा हूं MnF4। चलो जुड़ तो जाएगा, लेकिन देखो बेटा किस में आएगा, क्या +4 में ही आएगा? बोलो किस में आ रहा है, +4 में। ऑक्सीजन जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्यूपाई कर रहा है नहीं। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। देखो बेटा स्ट्रक्चर की बात करें, MnO4-, बड़ा आसान है, Mn लिख दिया, O4-, तो एक ऑक्सीजन पे बेटा तो माइनस लगा लो, ये लगा लिया आपने। ठीक है, बचे कितने ऑक्सीजन, 3, तीनों को डबल डबल डबल, समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो -2 -2 -2 कितने आ जाएंगे, +2 +2 +2 6 एंड 1 7। ठीक, आओ Mn2O7 की बात करें, Mn2O7 देखो बेटा, यहाँ पर Mn लिखा, यहाँ पर लिखा Mn। ठीक, एक ऑक्सीजन को दोनों के बीच में रख दो। अब बचे कितने, 6 ऑक्सीजन, भाई दोनों Mn आ गए, 6 ऑक्सीजन बचे, 3 इसके साथ जोड़ो, 1 2 एंड 3, और 3 इसके साथ 1 2 एंड 3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो तो देख सकते हो बेटा, इस पर -2 -1 इधर जाएगा, -1 इधर जाएगा। इस पर देखो -2 -2 -2, तो 6 एंड 1 7, देखो क्या +7 आ रहा है। ठीक है, चलो भाई Cr2O7 बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, सेम स्ट्रक्चर, इसको मैं हटा दूं। ठीक, देखो भाई आगे बात करते हैं Cr2O7 की। तो यहाँ पर बेटा क्रोमियम लिखो Cr, यहाँ पर क्रोमियम Cr लिख दिया। कितने क्रोमियम, 2 क्रोमियम। कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन है 7, बट 2- भी बैलेंस करना है, 2- बैलेंस करना है, तो एक क्रोमियम पर ये ऑक्सीजन लगाया माइनस, एक ये लगाया माइनस। समझ पा रहे हो? Cr2 है तो एक को इसके साथ जोड़ दो, इतनी बात समझ में आ गई। कितने ऑक्सीजन काम में आ गए, 1 2 3, बचे कितने, 4 बचे, तो डबल से इसको जोड़ो और डबल से इसको जोड़ो, कर सकते हो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो तो कर सकते हो, -2 -2, तो बेटा कितना आएगा, +4, इसका -1 आएगा, +5 +1 और आ गया +6, कर सकते हो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +6। ठीक है, तो आज बस डी ब्लॉक में इतनी सारी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। ठीक है, ओके बेटा, इतनी आप तैयारी करो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।